नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका विजडम पॉइंट पे। आज है 13 जून और मैं सत्यम त्रिपाठी आप सबके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर का सेशन। अगर आप एसएससी रेलवे यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक जगह पे हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप देश दुनिया की जानकारी रखना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल विजडम पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से जो भी देश दुनिया की नई जानकारी है आप तक पहुँचाई जाएगी। चलिए साथियों, आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अभी हरियाणा सरकार कितने पानी रिचार्ज बोर का निर्माण करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, 1000। 1000 जो है वो हरियाणा सरकार द्वारा पानी रिचार्ज बोर कराया जाएगा। अब बात उठती है कि ये पानी रिचार्ज बोर है क्या, इसकी हमको ज़रूरत क्यों पड़ी? तो आइए थोड़ा सा समझते हैं कि इसकी हमको ज़रूरत क्यों पड़ी और ये है क्या। तो पहले इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, आप लोगों को बता दें कि जैसे कि पहले क्या होता था, जब बारिश होती थी तो जब बारिश होती है तो ज़मीन पर पानी जब गिरता है तो मिट्टी के कारण रिसाव से धीरे धीरे पानी स्टेटा में अंदर चला जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों का निर्माण कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फर्श का निर्माण कर रहे हैं। तो जो धरती है हमारी धरती पर अब अधिकतर देखा जाए तो फर्श का निर्माण हो चुका है, और या तो फर्श का निर्माण या तो घर वगैरह का निर्माण हो गया है। तो अब जहाँ पे फर्श बन गया है तो वहाँ पे जब पानी की बरसात होगी, मतलब जब बरसात होगी तो क्या किया जाएगा कि वो फर्श के नीचे से तो अंदर पानी जा नहीं पाएगा। तो इससे धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हमारा स्टेटा जो है वो दिन प्रतिदिन नीचे भागता चला जा रहा है। तो इसी को देखते हुए अभी हरियाणा की सरकार ने एक निर्णय लिया है कि हम क्या करेंगे कि अब पानी रिचार्ज बोर कराएंगे। अब पानी रिचार्ज बोर क्या है, आप लोग तो जानते होंगे कि जो आप लोगों के घर में बोर हुआ होगा तो वही बोर आप लोग जानते होंगे। अब वो बोर कैसा था कि वो बोर होता था, बोर के द्वारा पानी बाहर निकाल करके या तो खेत की सिंचाई वगैरह करते थे या तो पीने के लिए पानी बाहर निकालते थे बोर के द्वारा। लेकिन ये भी बात उठती है कि पानी रिचार्ज बोर क्या है। तो पानी रिचार्ज बोर भी उसी प्रकार से बोर कराया जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे बोर हुआ, यहाँ पे जाली लगी, और जब बरसात होगी तो बरसात में जो पानी होगा तो इस बोर के माध्यम से ये नीचे आएगा और नीचे उसके बाद जाली द्वारा छन करके स्टेटा में पानी चला जाएगा, जिससे कि स्टेटा हमारा पानी का जो है वो ऊपर आता जाए, जिससे पानी का संकट जो है जो भविष्य में आने वाला है वो ना आए। तो इसी पानी रिचार्ज बोर का निर्माण अभी हरियाणा की सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। अब आप लोग जानते होंगे कि जैसे पहले क्या होता था, तालाब वगैरह होता था या गड्ढे वगैरह गांव के बीच में होते थे या गांव के किनारे पे होते थे। तो उससे क्या होता था, जब बरसात होता था तो पानी वहाँ पे इकट्ठा करा करके क्या किया जाता था, जैसे वहाँ पानी इकट्ठा हो गया तो इकट्ठा होकर के वो धीरे धीरे कहाँ स्टेटा में चला जाता था। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि जो तालाब वगैरह थे अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको पाट करके उस पर निर्माण कार्य कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए पानी का संकट आगे ना आए, इसीलिए हरियाणा सरकार ने पानी रिचार्ज बोर कराने का निर्णय लिया है। अब बात हरियाणा की है तो हरियाणा की मुख्य जो राजधानी है वो चंडीगढ़ में है। अब मुख्यमंत्री की बात करें तो वहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, और जो राज्यपाल हैं वो सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं। अगले क्वेश्चन पे चल, क्वेश्चन नंबर 2 है, अभी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? भारत का संस्थान मतलब कि आईआईटी बॉम्बे, इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है, आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे जो है, जितनी भी भारत की विश्वविद्यालय हैं तो उसमें जो है आईआईटी बॉम्बे फर्स्ट पे रहा है भारत की अगर संस्थानों की बात करें। और अगर हम विश्व लेवल पे बात करें इसकी रैंकिंग की, तो विश्व लेवल पे इसकी रैंकिंग जो है वो 172वीं है। विश्व लेवल पे पहली रैंकिंग एमआईटी की है, एमआईटी की पहली रैंकिंग है विश्व लेवल पे। लेकिन अगर भारत की संस्थान की बात करें, भारत के संस्थान की बात करें, तो जो आईआईटी बॉम्बे है ये पहले स्थान पे है भारत की संस्थान की बात करें तो। और अगर विश्व लेवल पे बात करें तो एमआईटी पहले नंबर पे है, स्टैनफोर्ड दूसरे नंबर पे है, और हार्वर्ड जो है वो तीसरे नंबर पे है। अब बात उठती है ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है क्या? तो क्यूएस का नाम पूरा है क्वाकरेली साइमोंड्स, इसका पूरा नाम है। और ये क्या करती है
इसके द्वारा विश्वविद्यालयों की जो है वो रैंकिंग प्रदान की जाती है। तो इसमें जो अपने भारत की आईआईटी बॉम्बे है, इसकी रैंकिंग फर्स्ट है भारत में। और अगर विश्व लेवल पे इसकी रैंकिंग की बात करें तो विश्व लेवल पे इसका स्थान 172वां है। पिछले साल इसका स्थान 152वां था। इस साल 20 अंक गिर करके 172वें स्थान पे ये है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में ये पहले नंबर पे है, आईआईटी बॉम्बे। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभी एमपी को जल जीवन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी गई? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, 1280 करोड़। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने ये टारगेट रखा है जल जीवन मिशन के तहत कि 2024 तक स्वच्छ पेयजल सबके घरों में नल द्वारा पहुंचाया जाएगा। तो इस मिशन के तहत हर राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा एक फंड जारी किया जा रहा है। तो इसी क्रम को जारी रखते हुए मध्य प्रदेश को भी केंद्र सरकार ने 1280 करोड़ रुपए का फंड दिया है। किस लिए? जल जीवन मिशन पर काम करने के लिए। इनका केंद्र सरकार का टारगेट है कि 2024 तक सबके घर में स्वच्छ पेयजल नल द्वारा पहुंचाया जाएगा। अब बात मध्य प्रदेश की है तो राजधानी वहाँ की भोपाल है, मुख्यमंत्री वहाँ के शिवराज सिंह चौहान हैं, और अगर राज्यपाल की बात करें तो लालजी टंडन वहाँ के राज्यपाल हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अभी एशियाई शेरों की संख्या 2015 से 2020 के दौरान कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, 29%। 29% की वृद्धि अभी भारत में एशियाई शेरों की हुई है। आपको बता दें कि जब 2015 में जनगणना हुई थी तो उस समय भारत में एशियाई शेरों की संख्या 523 थी। और उसके बाद अब 2020 में जनगणना हुई है तो 2020 की जनगणना के अनुसार ये 29% वृद्धि के साथ साथ 674 शेर इस समय उपलब्ध हैं। ये शेर पाए कहाँ जाते हैं? तो आपको बता दें कि ये शेर जो है वो गिर के जंगलों में पाए जाते हैं और सौराष्ट्र के अन्य हिस्सों में भी ये एशियाई शेर पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चल। क्वेश्चन नंबर 5 है, अभी S&P ग्लोबल रेटिंग के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया गया? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, 5%। 5% का अनुमान जो है S&P के द्वारा लगाया गया है। अब आपको बता दें कि S&P का पूरा नाम क्या है। S&P का पूरा नाम स्टैंडर्ड्स एंड पुअर है। तो ये क्या करती है? ये एक रेटिंग एजेंसी है। रेटिंग एजेंसी कौन कौन सी होती है? जैसे पहला आपका स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स हो गया, दूसरा फिच हो गया, तीसरा हो गया मूडी। ये 3 रेटिंग एजेंसियां हैं। तो ये 3 रेटिंग एजेंसियां जो हैं वो हर देश की अर्थव्यवस्था की रेटिंग बताती हैं कि कितना रेटिंग गिरेगा, कितना रेटिंग बढ़ेगा। अब बात उठती है कि ये रेटिंग क्यों बताती हैं? तो आपको बता दें कि जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि गांव के बाहर एक चाय की दुकान होती है। तो चाय के दुकान पे जो घर से खाली लोग होते हैं वो चाय की दुकान पे दिन भर के बैठ करके वहीं पे गप्पे मारते हैं। तो अब जैसे मान चलिए कि कोई दूसरे गांव से आपके गांव में आया आपकी शादी के लिए। अब वो शादी के लिए आया तो आपका घर तो वो जानता नहीं है, तो बाहर जो गांव के बाहर चाय की दुकान होगी वहाँ पे रुकेगा और आपके घर का पता पूछेगा कि आपका घर कहाँ पे है। अब जब चाय की दुकान पे रुका और आपके गांव के समाज सेवी ऑलरेडी वहाँ पे पहले से बैठे हुए हैं, तो पहले से बैठे हुए हैं जैसे कि आपके घर का पता पूछेगा तो चाय वाले जो समाज सेवक बैठे हैं वहाँ वो पूछेंगे कि भैया वहाँ क्यों जा रहे हैं? तो बताएं, वो जो शादी के लिए आया है वो बताएगा कि हम उनके घर पे शादी के लिए जा रहे हैं। तो वो वहीं से समाज सेवक जो हैं वो क्या कहेंगे कि अरे वहाँ कहाँ जा रहे हैं, वो लड़का तो दिन भर घूमता टहलता रहता है, कोई काम धाम नहीं करता, वो ऐसा है, वो नशे का सेवन करता है। मतलब कि वो सारा आपका कुंडली वहीं पे बैठे बैठे चाय की दुकान पर ही बता देंगे। अब जो आपकी शादी के लिए आया है वो चाय की दुकान से ही आपकी कुंडली पता करके वहीं से वापस हो जाएगा, आपके घर पे नहीं आएगा। तो उसी प्रकार से ये 3 रेटिंग एजेंसियां हैं। कौन कौन सी? स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, उसके बाद फिच, फिर मूडी। ये 3 रेटिंग एजेंसियां हैं, इनका काम भी वही है। जैसे कि ये
आगे से मतलब ये आगे से अनुमान लगा करके ये बता देती हैं कि इस देश की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट आएगी या कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो ये पहले से जब बता देती हैं तो जो ये इन्वेस्टर्स होते हैं, जो देश में इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं, तो वो लोग क्या देखते हैं कि इनके आधार पे इनकी जो रेटिंग बताई गई है इनके द्वारा, उसी रेटिंग को देख करके देखेंगे कि अगर बढ़ने का कुछ चांस रहेगा तो देश में इन्वेस्ट करेंगे। अगर गिर रहा है, रेटिंग गिर रही है, उनका अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो इन्वेस्ट से उनको घाटा होगा तो वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये लोग पहले से बता देती हैं। इससे क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सावधान हो जाते हैं। जिस देश की रेटिंग बढ़ने वाली होती है तो वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टर्स, और जिस देश की रेटिंग घटती है तो वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करते। तो इन लोगों का काम यही है। अब आपको बता दें कि जो मूडी और स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स है, ये तो यूएस की एजेंसी है, और जो फिच है तो इसका मुख्यालय अमेरिका के साथ साथ लंदन में भी है। तो ये अमेरिका और लंदन दोनों की मानी जाती है। बाकी मूडी और स्टैंडर्ड्स एंड पुअर ये यूएसए की रेटिंग एजेंसी है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अभी उड़ीसा हाई कोर्ट का नया न्यायाधीश किसे बनाया गया? उड़ीसा हाई कोर्ट का न्यायाधीश किसे बनाया गया? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, सावित्री राठौर। आपको बता दें कि सावित्री राठौर को जो उड़ीसा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम क्या है? मोहम्मद रफ़ीक। उन्हीं के द्वारा जो है वो शपथ दिलाया गया। तो अब ये जो है सावित्री राठौर हाई कोर्ट की अब न्यायाधीश बन चुकी हैं। और अब उड़ीसा हाई कोर्ट जो है वहाँ पे इनको लेकर के, मतलब सावित्री राठौर को लेकर के अब कुल 16 न्यायाधीशों की संख्या वहाँ पे हो गई है उड़ीसा हाई कोर्ट में। अब अगर उड़ीसा की राजधानी की बात करें तो भुवनेश्वर में इसकी राजधानी है उड़ीसा की। मुख्यमंत्री वहाँ के नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल वहाँ के गणेशी लाल हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अभी किस राज्य सरकार द्वारा नौकरी पोर्टल लॉन्च किया गया? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अभी नौकरी पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से ये होगा कि जो बेरोजगार हैं वहाँ पे, तो इस पोर्टल पे जा करके अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उनको उनके हिसाब से रोजगार दिया जाएगा। अब बात पश्चिम बंगाल की है तो राजधानी वहाँ की कोलकाता में है और मुख्यमंत्री वहाँ की ममता बनर्जी हैं। और राज्यपाल की बात करें तो जगदीप धनखड़ जी वहाँ के राज्यपाल हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अभी किस राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया गया? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, कर्नाटक। कर्नाटक की सरकार ने अभी अपने यहाँ जो उनके यहाँ ऑनलाइन कक्षाएं चलती थी सिर्फ कक्षा 5 तक, मतलब कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए जो ऑनलाइन क्लास चलती थी उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब ये प्रतिबंध क्यों लगाया गया है? तो आपको बता दें कि जो कक्षा 5 तक के विद्यार्थी होते हैं वो ऑनलाइन पढ़ने के माध्यम से, अगर ऑनलाइन पढ़ेंगे तो उनका सिलेबस तो पूरा हो जाएगा, लेकिन जो उनकी बौद्धिक विकास की क्षमता है या और जो तरीके हैं वो स्कूल आने से ही उनको प्राप्त होता है। लेकिन ऑनलाइन शिक्षा से क्या होगा, ऑनलाइन कक्षाओं को चलाने से क्या होगा कि उनकी सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन और बौद्धिक क्षमता के साथ साथ और भी जो उनकी एक्टिविटी में वृद्धि होती है तो वो सब वृद्धि नहीं होगी। तो कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब बात कर्नाटक की है तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में है और यहाँ के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं। और अगर यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो वजूभाई वाला यहाँ के राज्यपाल हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अभी केंद्र सरकार ने बांस के आयात पर कितना प्रतिशत सीमा शुल्क बढ़ाया? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, 15% सीमा शुल्क भी बढ़ाया गया है बांस के आयात पर। आपको बता दें कि भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से बांस आयात पर लगने वाले सीमा शुल्क को 10% से बढ़ा करके 25% कर दिया है। मतलब कि पहले इसका सीमा शुल्क जो था वो 10% था, अब 15% और बढ़ा करके अब 25% इसका सीमा शुल्क कर दिया गया है। अब आपको एक चीज़ और बता दें, बांस जो है, बांस को वृक्ष की श्रेणी में नहीं रखते, बांस को घास की श्रेणी में रखा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अभी उत्तर प्रदेश ने कितने वर्ष पुराने गौ हत्या अधिनियम में संशोधन किया है? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, 65 वर्ष। अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
65 वर्ष पुराने गौ हत्या अधिनियम में संशोधन किया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गौ हत्या निवारण कानून को और अधिक मजबूत बनाने के मकसद से इसमें जो है उस संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी इस समय दे दी गई है उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा। इस अध्यादेश के तहत क्या होगा कि यूपी में अगर कोई गाय की हत्या करता है तो हत्या पर 10 साल तक की सज़ा और 3 से 5 लाख रुपए तक की आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि गौवंश को अंग भंग करने पर, मतलब कि अगर आप गाय को मारेंगे, उसका हाथ पैर तोड़ेंगे या किसी प्रकार का उसको मतलब हानि पहुंचाएंगे, तो उस पर जो है वो 7 साल की जेल है और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना है। ये बहुत ही अच्छा काम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। अब बात उत्तर प्रदेश की है तो राजधानी यहाँ की लखनऊ में है और मुख्यमंत्री की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो कि उनके नेतृत्व में इस समय उत्तर प्रदेश विकास के पद पर अग्रसर है। और अगर यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अभी विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, 12 जून। ये 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस प्रत्येक साल मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? तो आपको बता दें कि बाल श्रम के विरुद्ध लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ये बाल श्रम विरुद्ध दिवस 12 जून को प्रत्येक साल मनाया जाता है। और आपको बता दें कि ये जो है वो 2002 से इसकी शुरुआत हुई है, मतलब 12 जून 2002 से इसको मनाने की शुरुआत की गई थी और 2002 से ये प्रत्येक साल अब 12 जून को मनाया जाने लगा है। अगर इस बार की थीम की बात करें तो थीम इसकी है कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम लेबर नाउ मोर देन एवर। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।